हेलो एंड वेलकम टू अननोन एंड साइंस। तो बच्चों आज देखेंगे चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन इन आंसर्स। तो क्वेश्चन एंड आंसर देखने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं चैप्टर कौन सा था। हाँ, चैप्टर कौन सा था? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है? सेल। क्या? सेल होती है ना। अब उसी की क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। किसने डिस्कवर किया सेल को और कैसे किया? तो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से जो ओक ट्री था उसकी बार्क से कॉर्क निकाला और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें देखा ऐसे छोटे छोटे सेल्स की फॉर्म में उसमें स्ट्रक्चर थी, छोटे छोटे कंपार्टमेंट की फॉर्म में, जिसको उन्होंने नाम दे दिया सेल। ठीक है, ऐसे सेल की डिस्कवरी हुई। ठीक है, पर ये वाली जो सेल थी वो कैसी थी? डेड सेल थी। अब तुम ये बताओ मुझे, ये आंसर तुम्हें देना है बच्चों, क्या कि लाइफ सेल किसने बताई, मतलब जीवित सेल किसने किसने देखी थी? बताओ सबसे पहले। ल्यूबेन। ल्यूबेन, बताओ बताओ आगे क्या नाम था, याद करो, कुछ याद उन्हें भी कर लो जिन्होंने लाइफ सेल भी दी थी। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। जब कोई पूछे सबसे पहले किसने डिस्कवरी करी सेल की, तो नो डाउट रॉबर्ट हुक का ही नाम आएगा। बट सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, उसमें किसका नाम आएगा ये बताओ आप। वाई सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? तो देखो, जो भी स्ट्रक्चर है ना अपना, जैसे कि सबसे पहले सेल होती है, बहुत सारी सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू। एनी इश्यू? नो इश्यू। टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और इससे अपना पूरा बॉडी पार्ट यानी कि पूरी बॉडी बन जाती है। तो पूरी बॉडी बन जाती है, तो सबसे पहले जो फंडामेंटल यूनिट थी स्ट्रक्चर बनाने की कौन थी? सेल। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट गई। और फंक्शनल यूनिट क्यों? जितने भी फंक्शन अपन परफॉर्म कर रहे हैं ना, ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, सारी चीज़ें एक जो सेल होती है ना, सेल, वो भी ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, यानी कि ये फंक्शनल यूनिट भी है। जितने सारे फंक्शनल हैं वो भी परफॉर्म कर रही है और सारी स्ट्रक्चर भी बनाने में हेल्प कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और फंक्शनल यूनिट भी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल? डिस्कस। तो CO2 और वाटर कैसे इन एंड आउट मूव करते हैं बताओ। तो CO2 कैसे मूव करती है इन एंड आउट? तो CO2 मूव करती है बच्चों, बताओ कैसे, प्रोसेस का नाम बताओ, प्रोसेस का नहीं पता? नहीं सर हमें नहीं पता। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू कैसे? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है CO2 का। तो जिधर यदि सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो बाहर की साइड मूव करेगी, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम रहती है। यदि उल्टा है इसका, बाहर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अंदर की साइड मूव करेगी, क्योंकि अंदर CO2 कम है। ये तो होगा, ये तो हो गया अपना डिफ्यूजन। अब वाटर कैसे मूव एंड इन एंड आउट मूव करता है? तो किसके थ्रू करेगा? पहले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर कैसे इन एंड आउट मूव करेगा? ये भी सेम प्रोसेस से मूव करेगा। कैसे? जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। तो देखो, यदि सेल के बाहर ऐसा सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसमें सॉल्यूशन की अमाउंट कम है, सॉल्यूशन का अमाउंट कम है और सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, तो यदि सॉल्यूट ज़्यादा होता है तो इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेट। इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूशन कम है, यानी सेल के अंदर सॉल्यूशन ज़्यादा है यानी वाटर ज़्यादा है, तो सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो वाटर बाहर से अंदर से आ जाएगा बाहर, और सेल श्रिंक हो जाएगी, सेल हो जाएगी श्रिंक। तो इस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के क्या होगी? श्रिंक होगी। हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक होगी। इसको याद रखने की ट्रिक मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था बताई थी। जब भी कोई हाइपर होता है, जैसे कोई भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा करता है, हाइपर होता है, तो तुम श्रिंक हो जाते हो, सिकुड़ जाते हो ना उसके सामने, तो ऐसे ही सेल भी हाइपर सॉल्यूशन में सिकुड़ जाती है। जबकि इसका उल्टा हो, हाइपो सॉल्यूशन हो, हाइपो में क्या हो जाएगा कि बाहर जो सॉल्यूट है ना, बाहर सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है बट सॉल्यूशन की अमाउंट ज़्यादा होती है, यानी कि बाहर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर की अमाउंट कम है, तो क्या होगा? बाहर से सॉल्यूशन अंदर जाएगा और सेल स्वेल हो जाएगी। वो कंडीशन होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक होता है आइसोटोनिक कंडीशन आती है। आइसोटोनिक में क्या होती है? अंदर और बाहर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, जिसकी वजह से नेट मूवमेंट जो वाटर का होता है वो जीरो होता है। यदि नेट मूवमेंट जीरो हो गया तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि सेल पहले जितनी थी उतनी रहेगी, ना स्वेल होगी ना श्रिंक होगी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है बच्चों सेलेक्टिवली, क्योंकि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये ऐसे बोलती है। मतलब ये जिसको चाहेगी उसको अंदर जाने देगी सेल के, ये जिसको चाहेगी उसको बाहर जाने देगी, अपनी मर्जी से कोई
नहीं जा सकता, यानी कि ये सेलेक्ट करती है चीज़ों को, किस चीज़ को बाहर जाना है सेल से और किस चीज़ को अंदर आना है सेल के, तो ये सेलेक्ट करके ये पास होने देती है, तो इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर या बाहर जाने देती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्यारा क्वेश्चन, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, मतलब जिनके पास खुद का डीएनए होता है, ऐसे कौन से 2 ऑर्गेनल्स थे? देखो माइटोकॉन्ड्रिया थी, प्लास्टिड था, इनके पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है ना, इनके पास खुद का डीएनए होता है। ऑन द, अरे ये कहाँ से आ गया था? फोर, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन, बताओ बताओ। यदि सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी केमिकल या फिजिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू तो क्या होगा? तो मैंने तुम्हें बताया था जब लाइसोसोम पढ़ाया था, जब थोड़ी सी भी सेल डैमेज हो जाए और वापस रिपेयर होने की कोई भी संभावना ना बचे, कोई भी पॉसिबिलिटी ना बचे, तो लाइसोसोम वर्स्ट हो जाते हैं, नहीं लाइसोसोम उस सेल को ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं एक तरह से। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग, सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है इनको, क्योंकि ये डाइजेस्ट करते हैं। जैसे सेल ख़राब हुई, वापस रिपेयर नहीं हो सकती, तो ये लाइसोसोम क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। वाई आर लाइसोसोम नॉन एज सुसाइडल बैग? सुसाइड बैग, इनको सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है? तो ये वाला आंसर पढ़ लो, इसीलिए बोला जाता है इनको, क्योंकि सेल जब खराब होने लगती है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वाई आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? अच्छा, वेयर, कहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होती है? बताओ बताओ बताओ। प्रोटीन सिंथेसाइज होती है राइबोसोम में, और राइबोसोम कहाँ पे होते हैं? यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है ना, इसके 2 टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ में जो रफनेस होती है ना, वो इसी वजह से होती है, राइबोसोम की वजह से, राइबोसोम की वजह से ही रफनेस होती है, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, वो राइबोसोम की वजह से ही होती है, मतलब रफनेस राइबोसोम की वजह से होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रही आपकी, इसकी सरफेस पे ऐसे ऐसे पॉइंट करके बने होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं राइबोसोम, और इन्हीं राइबोसोम की वजह से रफनेस आती है। इसलिए राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में से दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि इसका साइज यूकैरियोटिक का 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। जहाँ पे भी थोड़ा बहुत न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहाँ पे भी ऐसी फॉर्म में मिलता है ना जेनेटिक मटेरियल, उसको उसी जगह को नाम दे दिया जाता है न्यूक्लियोइड, जबकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर सिस्टम नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आराम से सेपरेट होती है, इसीलिए इसमें यूकैरियोटिक में ये होती है। अब इसमें क्या, देयर इज सिंगल क्रोमोसोम, इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, जबकि इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं, मोर देन 1 होते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कैसी होती है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट। इनमें सेल ऑर्गेनल जो थे ना मेम्ब्रेन बाउंड, कौन कौन से थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया था, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाए थे ना उस दिन, तो ये सारे इसमें होते हैं एब्सेंट प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में ये पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। What would happen if प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन? यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, यानी कि उसमें कोई होल हो जाता है या फिर वो खराब हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो सीधी सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और साथ साथ में सेलेक्टिवली परमेबल है, यानी ये जिसको चाहती है उसको अंदर आने देगी और जिसको चाहेगी उसको बाहर जाने देगी। यदि ये रप्चर हो गई तो होगा क्या? जिसको भी अंदर जाना होगा, जिसको भी बाहर जाना हो, वो अपनी मर्जी से आएंगे, मतलब फ्रीली मूव करेंगे सब सब्सटेंस, जिसकी वजह से, क्योंकि अब कोई बैरियर नहीं रहा ना, इसीलिए वो अपने आप अपने हिसाब से मूव करते रहेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक टाइम के बाद सेल डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर से जितने भी मटेरियल है ना वो सारा बाहर निकल जाएगा, सेल हो जाएगी डिस्ट्रॉय, सेल जिंदा नहीं रह पाएगी, तुमसे बिछड़ के हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ऐसे बोलती है। वॉट वुड हैपन टू लाइफ ऑफ सेल इफ़ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस? यदि गोल्जी एपरेटस नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? सेल जिंदा रह पाएगी, नहीं रह पाएगी? देखो सबसे पहले तो आपको लिखने पड़ेंगे इसकी एप्लीकेशन की, गोल्जी बॉडी करती क्या है? स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, पैकेजिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो गोल्जी बॉडी की एब्सेंट में क्या होगा? पैकेजिंग, डिस्पैचिंग, ये सारी चीज़ें बहुत टफ हो जाएंगी, टफ क्या हो जाएंगी, हो ही नहीं पाएंगी, ठीक है। जो और गोल्जी एपरेटस क्या करती है? देखो ये सारी चीज़ें तो करती है, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग, और साथ साथ में सेल मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोल रहे थे? बोलो बोलो, कुछ तो याद करो, बायोजेनेसिस करके ऐसा कुछ नाम पढ़ाया था क्या?
सेल मेम्ब्रेन के बनाती है ये गोल्जी एपरेटस, तो गोल्जी एपरेटस सेल मेम्ब्रेन बनाती है, ये बना नहीं पाएगी, जिसकी वजह से सेल नहीं बन पाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कौन बनाती है, गोल्जी एपरेटस ही तो बनाती थी, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन बन नहीं पाएगी और सेल प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। विच ऑर्गेनल इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई? घर का पावर हाउस कौन होता है, बताओ बताओ बताओ। ऐसे ही सेल का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सेंसिटाइज? तो लिपिड और प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। इतना लिख के आओगे तो मार्क्स तो मिलेंगे बट पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप, स्मूथ एंड रफ। रफ तो बनाता है प्रोटीन और स्मूथ बनाता है ये सारी चीज़ें, लिपिड प्रोटीन वगैरह ये सब बनाता है स्मूथ। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? तो अमीबा जिस प्रोसेस से फूड ऑब्टेन करता है उसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। उसको क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन होती है ना, फ्लेक्सिबल होती है, तो ये क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करता है, यानी कि उसको पकड़ता है, और जो एक फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर जाते हैं और ग्राइंड करता है। और ये सब होता है किसकी हेल्प से, स्यूडोफोडिया ये मान के चलो एक तरह से इसके पैर ऐसे करके स्यूडोफोडिया होते हैं। स्यूडोफोडिया मतलब स्यूडो शब्द का मतलब जानते हो ना, स्यूडो फोर्स का नाम सुना होगा तुमने फिजिक्स में, याद है कुछ? नहीं सर कुछ याद नहीं है, हमने कुछ नहीं पढ़ा इससे पहले। ठीक है, स्यूडो मतलब होता है जो चीज़ें बस ऐसा एहसास दिलाती हैं कि वो चीज़ें हैं बट वो होती नहीं है, यानी कि भ्रम पैदा करती हैं वो। ठीक है, स्यूडोफोडिया होते हैं, इसके पैर जैसे दिखते हैं और उनकी मदद से ये क्या करता है, यहाँ पे खाना आया, इस स्यूडोफोडिया की मदद से इसने पकड़ा, इनको बंद कर लिया, वैक्यूल के अंदर गया, ग्राइंड किया और बस इसने वापस यहाँ से जो डाइजेस्टिव मटेरियल वापस यहीं से बाहर निकाल दिया, बस ऐसा होता है। समझ रहे हो? Which type of cell division is required for growth and repair of the body and for which type is involved formation of gamete? देखो 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 देखो, मिटोसिस ये सेल डिवीजन जो होता है इसमें क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनता है, नंबर 1। मिटोसिस में और क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हैं वही यहाँ पे भी रहेंगे दोनों में, यदि इसमें 12 है तो इसमें भी, इसमें दोनों में 12, 1 से 2 बनेंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, और ये मिटोसिस होता है जनरली रिपेयरिंग ग्रोथ के लिए। फिर होता है मियोसिस होता है, वो होता है गैमीट फॉर्मेशन के लिए। इसकी क्या सबसे खास बात है, एक से बनेंगे कितने, 4, 1 से 4 बनते हैं यहाँ पे, 1 के 4 1 के 4 1 के 4, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो जाता है, यदि यहाँ पे 12 थे तो इनमें 6 होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। यही थे क्या क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? ऐसा कैसे हो गया, इतने ही क्वेश्चन हैं बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है ये तो। पर लग रहा है ख़त्म हो गई। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच बच्चों, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, बाकी और कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।